Hello aspirants, good morning and welcome to another session of Mains 450 प्लस न्यूज़ एनालिसिस में मैंने आपसे कहा था हम लोग बात करेंगे इन डिटेल अबाउट द जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट चेंजेस किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि इनका जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको लगातार क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा था कि अंकल जज सिंड्रोम से ग्रस्त है हमारी जुडिशरी। लोग अपने बच्चों को जज बना रहे हैं, चीफ जस्टिस का बेटा चीफ जस्टिस बन रहा है, आगे चल के जज का बेटा जज बन रहा है। तो इन सारी क्रिटिसिज्म को ओवरकम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दो इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं अपने सिलेक्शन प्रोसीजर में। ओके, हमने न्यूज़पेपर में भी इसकी बात की थी, बट आज हम इस टॉपिक को पूरा हॉलिस्टिकली देखेंगे। फर्स्ट इज judicial appointment has always been a contentious issue. Recently, two significant developments regarding Supreme Court of India's collegium has emerged. पहला चेंज क्या किया गया है? जो कैंडिडेट्स होंगे जिनको कंसिडर किया जाएगा फॉर अपॉइंटमेंट टू सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज, उनके इंटरव्यूज़ किए जाएंगे। ओके, जस्ट लाइक यूपीएससी, it will now conduct an interviews for candidates recommended for promotion to the high court. This is to improve the selection process by allowing decision makers to directly assess the nominee. Okay, but again ये इन कैमरा नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अभी भी इनकी किस तरीके से आप इसको सिलेक्ट करोगे ये चीज़ भी पूरी डिटेल पब्लिक नहीं की जाएगी, ठीक है। तो इसमें दो प्रॉब्लम्स अभी भी बनी हुई हैं। सेकेंड इज एक्सक्लूजन ऑफ रिलेटिव्स। अगर जिस कैंडिडेट को कंसिडर किया जा रहा है उसकी फैमिली में ही कोई ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जज है तो उसको फिलहाल के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो फिर इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी बनता है कि हो सकता है कि कोई टैलेंटेड हो या वेल क्वालिफाइड हो, डिजर्विंग हो, ठीक है, ऐसे टैलेंट को भी कहीं ना कहीं आप क्या कर जाओगे, इग्नोर। तो ये भी इसका एक माइनस पॉइंट बनेगा। द कॉलेजियम प्लान्स टू एक्सक्लूड कैंडिडेट्स हुज क्लोज फैमिली मेंबर्स हैव बीन, यानी कि पहले, और आर करेंटली जजेस इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। दिस एम्स टू प्रमोट डाइवर्सिटी, दैट मीन्स कि ऐसा नहीं चंद्रचूड़ के बेटे ही चंद्रचूड़ आगे भी आ रहे हैं, ठीक है, मिश्रा के ही बेटे मिश्रा जी और आगे आ रहे हैं। इट्स शुड बी नॉट लाइक दैट, ठीक है। एक डाइवर्सिटी बढ़ेगी इससे, क्योंकि मैंने आपको न्यूज़पेपर में भी कहा था कि कई बार एसटी, एससी, ओबीसी या इवन विमेन से रिलेटेड मैटर्स भी काफ़ी सारे कोर्ट में आते हैं, बट अल्टीमेटली क्या होता है कि मोर देन 95% जो जजेस हैं दे आर ओनली फ्रॉम द ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स, दैट इज जिन्हें हम जनरल कास्ट कहते हैं। ओके, एंड इसमें भी इस 95 में भी आप 90% मान लीजिए दे आर ओनली फ्रॉम ब्राह्मण एंड बनिया कम्युनिटी, ठीक है। तो डाइवर्सिटी नहीं है हमारी जुडिशरी में। एंड रिड्यूस द कंसर्न्स अबाउट द नेपोटिज्म, दैट इज परिवारवाद, दो सम क्वालिफाइड कैंडिडेट में ऑल्सो भी एक्सक्लूडेड, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी बनता है। ओके, तो क्या ये डिसीजन सिग्निफिकेंट रहा है? यस, टू सम एक्सटेंट इट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट एड्रेस द लॉन्ग स्टैंडिंग इशू ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी कैसे? अगर आपके ऊपर नियर रिलेटिव्स ऑलरेडी हैं तो आपको कंसिडर इस वक्त नहीं किया जाएगा। अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से कि एटलीस्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ इंटरव्यू प्रोसेस तो है, कि अब ऐसा नहीं है कि किसी का नाम सीधे रेकमेंड कर दिया गया, उसको अगर उसका नाम रेकमेंड किया गया तो उसका एक फेस टू फेस इंटरव्यू होगा। ओके, हालांकि ट्रांसपेरेंसी एस्पेक्ट पे उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हमें नहीं दिखती, क्योंकि अल्टीमेटली अभी भी जो सिलेक्शन करेंगे वो जज ही होंगे। सो जजेस विल बी सिलेक्टिंग दी जजेस। ओके, सो वो क्रिटिसिज्म अभी भी वैलिड रहेगा। हाँ, अगर ये कल को प्रोसेस में इन कैमरा हो, ठीक है, और ये जो इनके इंटरव्यूज़ हों ये पब्लिकली अवेलेबल कराए जाएँ, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो जजेस होते हैं इनकी टैलेंट, इनकी जजमेंट मैटर करती है, पब्लिक की लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे सेम सेक्स मैरिज को इन लोगों ने इलीगल कह दिया, तो वो कहीं ना कहीं लाखों लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करती है, ठीक है। रिजर्वेशन पे जब कोई जजमेंट आता है तो वो करोड़ों लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करता है। तो ऐसे में पब्लिक के बीच में अगर इनके इंटरव्यूज़ रखे जाएँ तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उससे एक अच्छी ट्रांसपेरेंसी आएगी। यहाँ से जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओस हैं, बार काउंसिल्स हैं, इन सब के सामने भी होगा कि इस बंदे को अगर अपॉइंट किया गया है एज अ जज तो क्या वो डिजर्विंग था या नहीं। ओके, सो ये दो मेजर चेंजेस किए गए। नेक्स्ट वी शुड टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बन के आता है आर्टिकल 124 क्लॉज 2, क्योंकि इसने कहा कि एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओके, अभी हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं,
Every judge of Supreme Court should be appointed by the President. Okay, after consultation with such number of judges of Supreme Court or the High Court एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कर रहे हैं तो हम हाई कोर्ट्स के जजेस को अपॉइंट कंसल्ट नहीं कर सकते अगर करना हो तो, ठीक है। ये पूरी डिस्क्रिशनरी पावर छोड़ दी गई है प्रेसिडेंट पे। और यहाँ पे कितने जजेस को वो कंसल्ट करेंगे, सच नंबर ऑफ जजेस, ये भी प्रेसिडेंट के ही डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। सो अल्टीमेटली प्रेसिडेंट विल डिसाइड कि मुझे कितने जजेस को कंसिडर करना है, किसी को अपॉइंट करने के लिए किसको कंसल्ट करना है। साथ में अगर मैं चाहूं तो हाई कोर्ट को भी कंसल्ट कर सकता हूं, दो आई एम अपॉइंटिंग द जज फॉर द सुप्रीम कोर्ट, राइट। और जब भी मैं सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करूंगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तो करना मस्ट है, वो तो मस्ट ही है, ठीक है, उनको तो करना ही पड़ेगा। सिमिलरली हाई कोर्ट के लेवल पर इट इज आर्टिकल 217 जस्ट लाइक 124, एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट। अब यहाँ पे हम हाई कोर्ट के जज की बात कर रहे हैं तो इनको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करेंगे, बट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एक्सेप्ट इन केस ऑफ हीज और हर ओन अपॉइंटमेंट। यानी कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को हम प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं तो वैसी बात है कि उसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को तो कंसल्ट नहीं किया जाएगा ना, उसमें कंसल्ट सिर्फ गवर्नर को किया जाएगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज़ मेंशन कर दी गई अंडर दीज टू आर्टिकल्स। बट ये इसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई आगे, जिनको अभी हम जानेंगे। बट फिलहाल हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग पर। इवोल्यूशन ऑफ कोलेजियम सिस्टम। अब यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट केसेस आए। फर्स्ट वॉज फर्स्ट जज केस 1981, सेकंड जज केस 1993 एंड थर्ड जज केस 1998। इन तीन से कॉलेजियम सिस्टम अल्टीमेटली इवॉल्व होके निकला, ठीक है। तो फर्स्ट जज केस में क्या हुआ था, यहाँ पे पूरा मैटर था अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस वर्ड कंसल्टेशन अंडर आर्टिकल 124, ठीक है। लिखा है ना कि प्रेसिडेंट विल कंसल्ट द नंबर सच नंबर ऑफ जजेस जो उनको ठीक लगेगा। तो ये जो वर्ड था कंसल्टेशन, इसको इंटरप्रेट करने के लिए ये केस आया और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए कंसल्टेशन का मतलब मेयर एक्सचेंज ऑफ व्यूज़। अगर प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट कर रहे हैं तो वो बस उनके व्यूज़ ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो एडवाइस देंगे वो बाइंडिंग होगी उन पर, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया इट डजेंट मीन कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस मतलब आपको करना ही पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं था। फर्स्ट में कहा गया कि प्रेसिडेंट सिर्फ एक्सचेंज कर सकते हैं व्यूज़ को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी एडवाइस ओपिनियन दे सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट उसको माने। ओके, सो प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडवाइस। यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा डिस्क्रिप्शन प्रेसिडेंट को ही दे दिया गया कि आप हमसे सलाह मशवरा कर लीजिए, बाकी अपॉइंट तो आप जिसको करना होगा उसको ही करेंगे। तो यहाँ तक एग्जीक्यूटिव के पास अपर हैंड था। सेकंड जज केस 1993 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस पिछले जजमेंट को ओवर रूल कर दिया और उसने कहा कि नो, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 में जो वर्ड कंसल्टेशन लिखा है उसका मतलब है कॉन्फ्रेंस। दैट मीन्स कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी एडवाइस देंगे वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पर और उसी इंसान को एज अ जज अपॉइंट करना पड़ेगा। लेकिन ये एडवाइस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले नहीं दे सकते, उन्हें कंसल्ट करना होगा अपने टू सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस को, राइट। यानी कि ये तीन लोग मिलकर जो एडवाइस देंगे वो बाइंडिंग हो जाएगी प्रेसिडेंट पर, यानी कि कंसल्टेशन विल बी इक्विवेलेंट टू कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और फिर प्रेसिडेंट को उस बंदे को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ये चीज निकल के आया सेकंड जज केस में, तो तीन लोगों का एक कोलेजियम बन गया। फिर थर्ड जज केस 1998 दोबारा आया, इसने कुछ चेंजेस नहीं किए, इसने एक्सपैंड कर दिया कोलेजियम को। उसने कहा कि सिर्फ दो जज ठीक नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस को रख लीजिए, 4 सीनियर मोस्ट जजेस, तो ये 5 लोग मिलके अब बनेंगे कोलेजियम, ओके। और ये जो एडवाइस देंगे वो प्रेसिडेंट को उस पर्सन को अपॉइंट करना होगा एज अ जज, राइट। तो ये बात हुई 3 सुप्रीम कोर्ट जज केस की, ओके। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट दिस एनजेएसी एक्ट एंड जुडिशियल रिस्पॉन्स। क्योंकि देखिए एनजेएसी एक्ट आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, उसने गिरा दिया, आपने एक आध पॉइंट जान लिया, लेकिन इसको हम थोड़ा डिटेल में एग्जामिन करेंगे आज, बिकॉज इसको दोबारा से रिवाइव करने की बात की जा रही है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये जो कॉलेजियम सिस्टम में 2 चेंजेस किए हैं उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि नहीं, एनजेएसी अच्छा था, उसको रिवाइव करना चाहिए फिर से। तो इसको रिवाइव करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर किस बेसिस पर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था
और इसमें हम ऐसे कौन से चेंजेस कर सकते हैं जिसके बाद इसको रिवाइव करके फुल प्रूफ बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि आखिर इस एक्ट में जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने की बात हुई थी उसका कॉम्पोजिशन क्या था। फर्स्ट इज कि ये इंडिपेंडेंट कमीशन होगा, ये रिप्लेस करेगा कोलेजियम सिस्टम को। इसमें आपको मोस्टली 6 मेंबर मिलेंगे। इन 6 मेंबर्स को आप कॉम्पोजिशन देखिए, एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि इसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन हो जाएंगे, और दूसरे हो जाएंगे 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस। यानी कि सेकंड जज केस में जो आया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के, यहाँ तक तो बात ठीक है, यहाँ तक एक्सेप्टेबल था। इसके बाद इन्होंने कहा कि एक मेंबर होंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो अभी भी यही होता है कि कॉलेजियम रेकमेंड करता है नाम, ठीक है, वर्ड्स ध्यान से सुनिए, रेकमेंड कर रहा है कॉलेजियम, अपॉइंट नहीं कर रहा है। वो कॉलेजियम रेकमेंड कर रहा है, उसके बाद फिर मिनिस्ट्री के पास ही जाती है वो लिस्ट। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है ये क्रॉस चेक करती है, उसका बैकग्राउंड चेक करती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह उसका पूरा करियर को एग्जामिन करते हैं, उसके बाद जाके गवर्नमेंट एग्री करती है, फिर वो कैबिनेट से होते हुए प्रेसिडेंट तक जाता है। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का तो अभी भी रोल है एट अ प्रेजेंट, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ मेयर बैकग्राउंड चेक वगैरह के लिए है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी हुई वो हुई 2 एमिनेंट पर्सन फ्रॉम सिविल सोसाइटी। अब यहाँ पर एक तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस आ गए, ठीक है, और दूसरे आ गए 2 एमिनेंट पर्सन। अब प्रॉब्लम ये हुई कि इन एमिनेंट पर्सन के कोई क्वालिफिकेशन नहीं बताए गए, ठीक है, यानी कि ये जुडिशियल फील्ड से हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और इन 2 एमिनेंट पर्सन को कौन अपॉइंट करेगा? इनको अकेले सेंटर अपॉइंट नहीं करेगा, इसमें प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, 3 लोगों की कमेटी रहेगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के, ठीक है। ये 3 लोगों की जो कमेटी होगी 1, 2, 3 ये चूज करेगी इन 2 एमिनेंट पर्सन को। तो इसमें भी कोई बुराई नहीं थी क्योंकि एक तरफ तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ही, ठीक है, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर है और तीसरी तरफ लीडर ऑफ अपोजिशन है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर के दबाव में लीडर ऑफ अपोजिशन किसी नाम पे एग्री कर जाएगा जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एग्री नहीं है। तो ठीक था, ये भी फिर भी ठीक था। दी ओनली थिंग वॉज कि इन 2 एमिनेंट पर्सन की कोई क्वालिफिकेशन स्टैब्लिश नहीं की गई। सेकेंड इज, जो 2 एमिनेंट पर्सन आएंगे उसमें से एक पर्सन डेफिनेटली होना चाहिए फ्रॉम एसटी, एससी, ओबीसी या फिर माइनॉरिटी या विमेन से। ओके, क्यों? इससे हम अपनी जुडिशरी में और ज़्यादा डाइवर्सिटी इंश्योर कर पाएंगे। क्लियर? देन एक और कंट्रोवर्सी जो इसको लेकर हुई वो हुई दैट एक्ट एम्पावर्ड एनी 2 मेंबर्स टू वीटो ए रिकमेंडेशन इफ दे डू नॉट एग्री विद दिस। अब इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट किसी पर्सन को नहीं चाहती, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो होंगे, ठीक है, अगर वो अपने साथ किसी एक एमिनेंट पर्सन को भी ले लें तो ये क्या कर सकते हैं, ये वीटो कर सकते हैं किसी भी नाम को कि इसका नाम आगे मत बढ़ाइए। ये बात सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनका ये कहना था कि यार एक तो जैसे आपने आरबीआई में कमेटी बनाई ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 6 मेंबर की, तो वहाँ पर भी जब टाई वगैरह हो जाता है तो क्या होता है, जो आरबीआई के गवर्नर उनके पास वीटो पावर होती है। लेकिन यहाँ भी तो 6 मेंबर ही है ना, अगर मान लो 3-3 से टाई हो गया तो फिर क्या करेंगे, डेडलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहते थे कि मेरे पास वो ओवरराइडिंग पावर या वीटो पावर होनी चाहिए, या कास्टिंग वोट जिसको हम कहते हैं, कि सेकंड इंस्टेंस में वो वोट कर सकें अगर टाई हो रहा है तो वो नहीं दिया गया था। और ये जो वीटो पावर दी गई इसने सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी, राइट। तो 3 आपने इसमें मेजर इशू जान लिए। फर्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस का यहाँ पे मेंबर बनना, यानी कि एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस होना जुडिशरी में। सेकंड इज 2 एमिनेंट पर्सन जिनके कोई प्रॉपर क्वालिफिकेशन स्टैब्लिश नहीं किए गए, हो सकता है कि इनको जुडिशरी और लॉ का कोई नॉलेज ही ना हो। थर्ड वॉज कि यहाँ पे कोई भी 2 मेंबर को ये कह दिया गया कि अगर वो मना कर देंगे तो फिर हम इसको मना कर देंगे, ठीक है, मतलब उस नाम को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ये पूरा इसका कॉम्पोजिशन था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया 99th अमेंडमेंट एक्ट को, तो उसको कहा गया 4th जज केस, और इसमें इन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया इसको। इसने कहा कि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पर अटैक है, इट विल अंडरमाइन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी अलग है और लेजिस्लेचर अलग है। तो उनका ये कहना था कि एग्जीक्यूटिव का रोल जुडिशियल अपॉइंटमेंट में विल इम्पैक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। तो मैंने आपको ये जो सारी शॉर्टकमिंग समझाई है इसलिए समझाई है ताकि अभी आप खुद अपने आप से वे फॉरवर्ड या फर्दर स्टेप्स खुद से डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्या लिखना है, उसमें रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। इश्यूज विद एनजेएसी, काफ़ी सारे इश्यूज हैं।
इसमें मेंबरशिप को लेकर एम्बिग्यूटी है डेफिनेशन में, वीटो पावर, एब्सेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ कास्टिंग वोट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओवररीच। ठीक है, तो इसको वन बाय वन एग्जामिन करते हैं। यहाँ पर जो दो एमिनेंट पर्सन हैं जिनको पार्ट बनाया जाएगा इस कमेटी का, दे नॉट हैव एनी एक्सपर्टीज इन लॉ और रिलेटेड टू दी फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जेक्शन था कि इनके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है लॉ की। दिस वुड हैव क्रिएटेड एन एवेन्यू फॉर गवर्नमेंट टू अपॉइंट एनी पर्सन टू द कमीशन। जैसे आरबीआई में होता है ना, आरबीआई के जो हमारे चेयरमैन है वो क्या है, वो एक्चुअली हिस्ट्री ऑनर्स, हिस्ट्री से एमए वगैरह किया है उन्होंने। ठीक है, उनका आरबीआई बैंकिंग फाइनेंस इनसे कोई लेना देना नहीं था, बट गवर्नमेंट ने फिर भी उनको आरबीआई का चेयरमैन बना दिया। तो यहाँ पर भी इनको यही लग रहा था कि गवर्नमेंट ऐसे लोगों को एमिनेंट पर्सन के नाम पे अपॉइंट कर देगी जिनके पास कोई एक्सपर्टीज़ होगी नहीं। बट उनको समझना चाहिए था यहाँ पे कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी और प्राइम मिनिस्टर भी, ये तीनों मिलकर अपॉइंट करेंगे एमिनेंट पर्सन को, सिर्फ सेंटर अकेले नहीं कर रहा है। तो ये जो इशू था सुप्रीम कोर्ट का, ये बिल्कुल बेबुनियाद था। सेकंड वॉज एम्बिग्यूटी इन डेफिनेशन। नो, ये एक सीरियस कंसर्न था। यहाँ पे कुछ टर्म्स ऐसे थे विच वर लेफ्ट अनएक्सप्लेन्ड एंड एम्बिग्यूअस। ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इस एक्ट में एक सेक्शन 5 क्लॉज 1 था जो कहता था कि हाँ, सीनियर मोस्ट जज को ही बनना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे कि अभी तक प्रैक्टिस है। लेकिन साथ में एक और लाइन ऐड कर दी गई, इफ़ ही इज़ कंसिडर्ड फिट टू होल्ड द ऑफिस। ठीक है, अब फिटनेस का क्या क्राइटेरिया होगा? आप तो कल को कह सकते हो कि सीजेआई चंद्रचूड़ भी जो थे वो फिट नहीं है। ठीक है, सपोज कि ये फिट नहीं है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कह देगी यार ये क्योंकि देखिए एक बात याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो जितने केस जाते हैं ना, उसमें 50% से ज़्यादा केसेस में खुद गवर्नमेंट लिटिगेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट खुद पार्टी है 50% से ज़्यादा केसेस में। ओके, तो कल को गवर्नमेंट कह सकती है यार ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने फेवर में नहीं देगा जजमेंट। ठीक है, ये जो बेंच कंस्टिट्यूट करेगा उसमें अपने आइडियोलॉजी वाले लोगों को नहीं बिठाएगा, तो इसको बाईपास करो, कह दो कि ही इज़ अनफिट। बट वॉट विल बी द क्राइटेरिया फॉर फिटनेस? ठीक है, तो ये बहुत ही एम्बिगुअस वेग डेफिनेशन छोड़ दी गई। तो ये वही चीज़ होती जो इंदिरा गांधी जी के टाइम हुई थी कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस को पास करके 4th रैंक का जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था। ओके, तो वो चीज़ दोबारा रिपीट ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे ऑब्जेक्शन बिल्कुल वैलिड था। थर्ड वॉज वीटो पावर। द यूज ऑफ वीटो पावर बाय एनी 2 मेंबर कुड हैव रिजल्टेड इन ओवरराइडिंग द जुडिशियल ओपिनियन। हो सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके 2 सीनियर जजेस ये एक नाम पर सहमत हो, बट क्या हो रहा है, वहां पर मिनिस्टर के साथ एक एमिनेंट पर्सन आ गया और इन दोनों ने कहा कि नहीं नहीं, हमें ये नाम पसंद नहीं है। ठीक है, हमें ये जज पसंद नहीं है। तो आपने जो जुडिशियल का ओपिनियन था उसी को ओवरराइड कर दिया। तो ये कंसर्न भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो वैलिड था। ओके, इसको बेटर होता कि अगर हम ऐसा कर देते कि एटलीस्ट इसमें से, इन 3 में से अगर कोई एक इन दोनों मेंबर्स के साथ हो जाता है तो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ कास्टिंग वोट। अब 6 मेंबर की कमेटी है तो ऑब्वियसली बात है कि कभी भी ऐसा टाइम आ सकता है जब 3-3 से टाई हो जाएगा। ठीक है, तो कास्टिंग वोट तो देना चाहिए था ना आपको, अदरवाइज तो डेडलॉक बन जाएगा फिर उस नाम पे, तो फिर उस नाम को अल्टीमेटली ड्रॉप ही करना पड़ेगा। जब आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई की में दे सकते हो आरबीआई गवर्नर को, तो यहाँ भी देना चाहिए था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओवररीच। अब यहाँ पर इन लोगों ने एक और चीज़ की, दैट एनजेसी, उसको ये पावर तो दी गई टू फ्रेम रेगुलेशंस लेइंग डाउन द क्राइटेरिया ऑफ सुटेबिलिटी एंड प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। लेकिन साथ में ये कहा गया कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू नलीफाई दीज रेगुलेशन। अब ये एनजेएसी रेगुलेशन बना रही है कि हम क्या क्राइटेरिया रखेंगे जज के सिलेक्शन के लिए, हम किस तरीके से इसकी फंक्शनिंग को रेगुलेट करेंगे कमेटी की। बट पार्लियामेंट को पावर दे दी गई कि इट हैज़ पावर टू नलीफाई दिस रेगुलेशन, दस गिविंग ओवरराइडिंग पावर टू द लेजिस्लेचर ओवर द जुडिशरी। तो फिर हमारे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी वायलेट हो जाती है। ओके, तो ये पूरे इश्यूज थे यहाँ पर एनजेएसी को, जो आपको डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आपको इशू समझ में आ गए ना, तो फर्दर स्टेप्स या वे फॉरवर्ड बताने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप लिख सकते हो। आप अभी वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो कि क्या इंप्रूवमेंट आप इसमें सजेस्ट करोगे, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। Let's move on to next heading, that is what is the present system of judicial appointment in India। फर्स्ट इज कि अभी जो हमारी अपॉइंटमेंट है वो कॉलेजियम लेड अपॉइंटमेंट है। एग्जीक्यूटिव का रोल सिर्फ बैकग्राउंड चेक करने तक ही लिमिटेड है। ओके, डायरेक्ट सिलेक्शन में नहीं है। जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर्स वर अंडरटेकन थ्रू कॉलेजियम सिस्टम, यानी कि एक 5 जज बॉडी होती है हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इट इंक्लूड 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड दिस कॉलेजियम रेकमेंड, अगेन फोकस ऑन द वर्ड, इट जस्ट रेकमेंड द नेम ऑफ जजेस टू बी अपॉइंटेड।
ओके। और एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, तो यहाँ से कॉलेजियम ने नाम भेजा, वो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को, फिर अगर वो भी अप्रूव कर देगी तो वहाँ से जाएगा कैबिनेट को, कैबिनेट अप्रूव कर देगा तो जाएगा प्रेसिडेंट को। ओके, यहाँ पे गवर्नमेंट अंडरटेक्स द बैकग्राउंड चेक ऑफ द कैंडिडेट थ्रू इट्स एजेंसीज लाइक इंटेलिजेंस ब्यूरो। द गवर्नमेंट में रेज ऑब्जेक्शन, अगर उनको कोई नाम पसंद नहीं आ रहा है या कोई जज उनको लग रहा है कि ये फिट नहीं है, या फिर उस पर क्लैरिफिकेशन सॉर्ट कर सकती है कॉलेजियम से। लेकिन अगर कॉलेजियम ने रिटर्न कर दिया रिकमेंडेशन, एक बार गवर्नमेंट ने वापस भेजा, फिर दोबारा से वही रिकमेंडेशन दे दिया कॉलेजियम ने, तो गवर्नमेंट मस्ट एक्सेप्ट देम, फिर गवर्नमेंट के पास कोई चारा नहीं रह जाता। ओके, सो ये बातें क्लैरिटी अपने दिमाग में रखिएगा। गवर्नमेंट एक बार को रिटर्न कर सकती है नाम, लेकिन अगर फिर से वो नाम आया तो फिर गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं कर सकती, अपॉइंट करना ही पड़ेगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट हेड। बेनिफिट्स ऑफ कॉलेजियम सिस्टम। ओके, सो बेनिफिट्स क्या है? फर्स्ट इज कि चेक द इंटरफेरेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो जैसे इंदिरा जी ने इसका मिसयूज किया था, एग्जीक्यूटिव का ओवर इंटरफेरेंस हो रहा था जुडिशरी में, उसको चेक करने के लिए ही कॉलेजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ। इट आइसोलेट जुडिशरी फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, इट एंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो इमरजेंसी के टाइम पर इंदिरा जी ने जो किया था वो चीज़ें रिपीट ना हो, इसके लिए कॉलेजियम सिस्टम शायद ज़रूरी भी है। दूसरा कि खुद एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट ही मेन लिटिगेंट है। इन मोर देन 50% ऑफ द केसेस इन सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट इज द मेन लिटिगेंट। तो फिर यहाँ पर अगर एग्जीक्यूटिव को हमने प्रोमिनेंस दे दिया अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में, तो ये जजेस की इम्पार्शियलिटी को इम्पैक्ट करेगा इन द एडजुडिकेशन। बट सच्चाई ये है कि ये इम्पार्शियलिटी अभी भी ऑलरेडी इम्पैक्ट होती है इन द नेम ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स। जैसे हम आपको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना देंगे, ठीक है, हम आपको एनजीटी का चेयरमैन बना देंगे, या हम आपको किसी गवर्नमेंट अपॉइंटेड बड़ी कमेटी का चेयरमैन या मेंबर बना के बिठा देंगे, जैसे लोधा कमेटी। लोधा कमेटी ने दो बड़े काम किए थे, एक तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रिफॉर्म पे बैठी थी, और दूसरा बीसीसीआई की रिस्ट्रक्चरिंग पर बैठी थी, ठीक है। उसमें जस्टिस लोधा जो रिटायर हुए थे उनको बहुत पैसा मिला, एक एक मीटिंग का 6-6 लाख रुपए मिलता था, और वो ऐसे करके 20-30 मीटिंग करते हैं वो लोग, तब जाके वो रिपोर्ट बाहर आती है कमेटी। या जैसे BN श्री कृष्णा कमेटी आई थी ऑन रिफॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लेजिस्लेटिव फाइनेंशियल सेक्टर, राइट। तो वो ये जो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब है ना, वो अभी भी कहीं ना कहीं जुडिशरी को पूरी तरीके से इम्पार्शियल नहीं रहने देते। इसलिए मैं कहता हूँ कि यूएसए का जो मॉडल है वेयर जजेस नेवर रिटायर, वो ज़्यादा सूटेबल है। जब आपकी खुद की मेंटल हेल्थ से आपको लगे कि बस अब मैं और लोड नहीं ले सकता, तब आप रिटायरमेंट ले लीजिए। बट ऐसे आपको रिटायरमेंट लेकर 65 के बाद जबरदस्ती रिटायर करके पोस्ट रिटायरमेंट जॉब के बेनिफिट्स नहीं दिए जाते वहाँ। लैक ऑफ एक्सपर्टीज, एग्जीक्यूटिव में लैक द एक्सपर्टीज रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ ए जज। इनका मानना है कि अब जैसे मिनिस्टर बैठा है, उसके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है कि एक जज की सूटेबल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, राइट। सो इनका ये मानना है कि जुडिशरी ही बेस्ट जज होती है ये डिसाइड करने के लिए कि सामने वाले का जुडिशियल एक्यूमेंट कितना अच्छा है। नेक्स्ट इज सेफ गार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर जुडिशरी ने इसके थ्रू सेफ गार्ड ही किया है, क्योंकि अगर हद से ज़्यादा कंट्रोल भी हो जाए जुडिशरी पर तो जजेस वल्नरेबल हो जाते हैं टुवर्ड्स द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। बट वो तो अभी भी हो रहा है ना, जैसे जस्टिस मिश्रा, इन्होंने राम मंदिर पे जजमेंट दिया, रिटायर हुए, राज्यसभा के मेंबर बन गए, ठीक है। हमारे यहाँ से एक जज थे मिस्टर आर्या, वो रिटायर हुए और उन्होंने रिटायरमेंट होते ही बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसी तरीके से एक जज कलकत्ता हाई कोर्ट के थे, ठीक है, आई थिंक बंदोपाध्याय ऐसा कुछ नाम है उनका भी, उन्होंने भी रिटायर होते ही बीजेपी ज्वाइन कर ली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि जुडिशरी उतनी इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट तो अभी भी नहीं है जब तक ये पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स रहेंगी, ठीक है। अगर मेरी रिटायरमेंट में 2 मंथ्स बचे हैं और कोई मुझे कहता है कि यार इस केस में हमारे फेवर में जजमेंट दे दो, सीधे राज्यसभा में नॉमिनेट कर देंगे, तो 99% लोग इसमें पिघल जाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट हेडिंग। कंसर्न्स एसोसिएटेड विद कॉलेजियम सिस्टम। अभी काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक जितनी पिक्चर मैंने आपको सुनाई दिखाई उससे अब आप इजीली समझ जाएंगे कि क्या कंसर्न्स हैं कॉलेजियम सिस्टम के साथ। फर्स्ट इज कि कॉलेजियम को कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेस्क्राइब किया ही नहीं गया, ठीक है। ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना इसे पार्लियामेंट ने बनाया है, तो ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कुछ भी नहीं है। आर्टिकल 124 मेंशन कंसल्टेशन विद द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड एज कॉन्करेंस इन सेकंड जज केस, ठीक है। और यहाँ पर इन लोगों ने ये मान लिया कि ये कॉन्करेंस, तो कॉन्करेंस किससे लेंगे,
कॉन्फ्रेंस लेंगे सच नंबर ऑफ जजेस एज प्रेसिडेंट में डिसाइड। तो इन्होंने कॉन्फ्रेंस मान लिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, और इसी को कह दिया कि ये देखिए कॉलेजियम है और कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन है। बट सच्चाई ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं भी कॉलेजियम प्रेस्क्राइब नहीं किया। Okay. In fact, during the hearing against the NJAC, Supreme Court Bar President has argued that Constituent Assembly has considered a proposal for making judges appointment in concurrence with CGI, but eventually rejected it. उस टाइम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम कि यार ये वर्ड कंसल्टेशन का मतलब हम कॉन्करेंस रख देते हैं, बट बाद में उसको ड्रॉप किया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, बट जुडिशरी अल्टीमेटली वही ले आई जिसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया था कि कंसल्टेशन वर्ड यूज़ करते हैं कॉन्करेंस नहीं, बट जुडिशरी ने वही वापस से इंटरप्रेट कर दिया कि नहीं कॉन्करेंस ही होना चाहिए। सेकेंड इज ट्रांसपेरेंसी इशू, देर इज नो ऑफिशियल प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन। ठीक है, ये तो इनफैक्ट जो पैरामीटर्स भी यूज़ करते हैं ना सिलेक्ट करने के लिए, उन पैरामीटर्स को भी पब्लिक डोमेन में नहीं रखते कि हमने इस जज में क्या क्वालिटीज़ देखी कि हमने इसको वहाँ पे पहुँचा दिया सुप्रीम कोर्ट में, या हमने इसके पास के कौन से जजमेंट इतने इंपॉर्टेंट थे या इतने इम्पैक्टफुल थे जिसमें हमें इसकी इंटीग्रिटी या जुडिशियल एक्यूमन विजिबल हुआ हो, उस बेसिस पर हमने इसको अपॉइंट किया। ठीक है, पब्लिक डोमेन में क्राइटेरिया पैरामीटर तक नहीं बताता है जुडिशरी। थर्ड इज अकाउंटेबिलिटी इशू, द सिलेक्शन ऑफ जजेस बाय द जजेस इज कंसिडर अनडेमोक्रेटिक, क्योंकि आप फैसला कर रहे हो लोगों की जिंदगी का, ठीक है, बट यू आर नॉट अकाउंटेबल टू पीपल इन एनी वे। ओके, फॉरगेट पीपल की जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लेजिस्लेचर में या एग्जीक्यूटिव में, उनको भी आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उनके सामने भी आपकी। ओके, तो देयर इज अ टोटल एलिमेंट ऑफ आर्बिट्रीनेस इन फंक्शनिंग ऑफ दिस कॉलेजियम। नेक्स्ट इज एलिगेशन ऑफ नेपोटिज्म। ठीक है, इसको हम अंकल जज सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, नेपोटिज्म, अपने अपने बच्चों को अपॉइंट करवा लेते हैं। Second is subjectivity and bias in the appointment. Now there is absence of transparency, accountability and external checks. This create a space for subjectivity and individual bias. ठीक है, कई बार ये इग्नोर कर जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ सीनियोरिटी ऑल्सो। कई ऐसे अच्छे अच्छे जजेस हैं, जैसे एक उड़ीसा हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, उनके काफ़ी अच्छे अच्छे जजमेंट्स थे। ठीक है, काफ़ी इंटीग्रिटी भी मानी जाती थी उनकी, ऑनेस्ट भी थे, लेकिन वो हाई कोर्ट से ही रिटायर हो गए 62 ईयर्स की एज में। उनको एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट तक अपॉइंट किया ही नहीं गया, क्योंकि वहाँ पे 65 ईयर्स तक एटलीस्ट 3 साल की सर्विस वो कर सकते थे और उनका काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा था, बट किसी ने भी उनको कंसिडर नहीं किया। ओके, तो आपने कई बार तो सीनियोरिटी भी इग्नोर कर जाते हो आप, और कई बार उनकी मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट, जिसे हम कहते हैं कि जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है करियर में, उनको भी आपने इग्नोर कर दिया। क्यों? ये अंकल जज सिंड्रोम की वजह से। लैक ऑफ ग्लोबल इक्विवेलेंट, अब पूरी वर्ल्ड में कंट्रीज देख लो, कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा। इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर जजेस अपॉइंट अदर जजेस विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी अदर ऑर्गन ऑफ द स्टेट। सो इन आवर नेक्स्ट सेट वी विल डिस्कस दिस एस्पेक्ट। दैट इज ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो इसमें आप यूके का देख सकते हैं, इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट पास किया था 2005 में, एंड इट एस्टैब्लिश 2 कमीशंस फॉर पर्पस ऑफ चूजिंग जुडिशियल सर्विस कैंडिडेट्स। ओके, और इनकी ये जो कमीशन है उसमें रिप्रेजेंटेशन दोनों जगह से आता है, जुडिशरी से भी एग्जीक्यूटिव से भी। ठीक है, साउथ अफ्रीका में भी हम देख सकते हैं, दे ऑल्सो हैव जुडिशियल सर्विस कमीशन दैट एडवाइजेस प्रेसिडेंट टू अपॉइंट जजेस, एंड दिस सर्विस कमीशन ऑल्सो हैव रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम डाइवर्स ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे लेजिस्लेचर भी होंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव भी होंगे। ठीक है, इनफैक्ट फ्रांस है, उसमें भी है, उसमें तो एनजीओ सिविल सोसाइटी के लोग भी बैठते हैं। द जजेस आर चूजन थ्रू ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग हाई काउंसिल ऑफ जुडिशरी, और in case of lower courts the minister of justice who may consult or receive advice from the high council। ठीक है, तो सिर्फ इंडिया ही एक यूनिक कंट्री बैठा है जहां जज ही खुद को अपॉइंट कर रहे हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट, let's see what the further steps we could take. First is we need revival of this NJAC। ये भी न्यूज़पेपर में आया था, तब भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, हमें इसको रिवाइव करनी होगी। ऊपर जो जो मैंने आपको इश्यूज बताए, जैसे वीटो पावर, लैक ऑफ डिसिसिव वोट या कास्टिंग वोट फॉर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड लैक ऑफ डिफाइंड मेंबरशिप क्राइटेरिया फॉर दोज एमिनेंट पर्सन, ये इश्यूज अगर हम रिमूव कर दें और उसके बाद इसको दोबारा रिवाइव करें तो वो बेस्ट वे होगा जजेस को अपॉइंट करने का। सेकेंड इज गवर्नमेंट और जुडिशरी ने एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फाइनलाइज किया था जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, बट वो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर कभी फोर्स में आया ही नहीं। द गवर्नमेंट एंड जुडिशरी शुड कोऑपरेट टू फाइनलाइज द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर रिगार्डिंग जुडिशियल अपॉइंटमेंट, एंड दे शुड हैव क्लियर गाइडलाइंस लाइक ट्रांसपेरेंसी,
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैकेनिज्म फॉर कंप्लेंट्स अगेंस्ट कैंडिडेट्स एटसेट्रा। अगर कोई कंप्लेन करना चाहता है कि नहीं ये जज तो इस तरीके का था, इसका ऐसा बायस माइंडसेट है, या ये करप्शन केस में कभी ब्राइबरी में पकड़ाया है, तो फिर इस तरह की कंप्लेंट्स भी इस कमीशन तक पहुंचनी चाहिए। ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। कॉलेजियम मस्ट डिस्क्लोज द रीजन फॉर सिलेक्शन एज वेल एज रिजेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट। लॉ कमीशन ने भी अपनी 238th रिपोर्ट में कहा था दैट जजेस हुज किथ एंड किन आर प्रैक्टिसिंग इन हाई कोर्ट शुड नॉट बी अपॉइंटेड इन द सेम हाई कोर्ट एंड दिस मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक, अभी क्या कहा गया है कि अगर आपके कोई अंकल पापा वगैरह हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है तो हम आपको कंसिडर नहीं करेंगे। देखिए, कंसिडर कीजिए, क्योंकि कई बार कोई अच्छा टैलेंट हो वो रुक जाएगा, कंसिडर कीजिए, बट सेम हाई कोर्ट में अपॉइंट मत कीजिए। ठीक है, अगर कोई चीफ जस्टिस ऑफ सपोज बॉम्बे हाई कोर्ट बन के बैठे हैं, ठीक है, तो अब उन्हीं के किसी रिश्तेदार को आप इसी हाई कोर्ट में मत अपॉइंट कर दीजिए। अगर करना ही है, बहुत ही टैलेंटेड है, अच्छा है, तो किसी दूसरे हाई कोर्ट में कीजिए। ये रिकमेंडेशन दी थी लॉ कमीशन ने अपनी 238th रिपोर्ट में। बाकी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, इस पर मैंने ऑलरेडी सेपरेट टॉपिक किया हुआ है मेंस 450+ में, वैसे नहीं पूछा जाएगा, काफ़ी आउटडेटेड टॉपिक है, राइट। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस स्टार्ट होनी चाहिए जस्ट लाइक दी IAS एंड IPS। ओके, इससे इंप्रूव होगी क्वालिटी ऑफ जजेस इन द लोअर जुडिशरी, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह में, फिर वहाँ से उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में उनको एलिवेट कर सकते हैं। ओके, दिस शुड बी कंसल्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड पोस्ट कंसेंसस अमंग ऑल स्टेक होल्डर्स। इसके अलावा हमें एक सेक्रेटेरिएट बनाने की ज़रूरत है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है दैट ए वेल रिसोर्स्ड इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट शुड बी स्टैब्लिश। ठीक है, ये वो सेक्रेटेरिएट होगा जो अच्छे से रिसर्च करेगा, सारे जजेस की जो परफॉर्मेंस रही है पिछले 10 साल 20 साल 30 साल उसको स्टडी करेगा, और फिर ये एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी लिस्ट बना के रेकमेंड कर सकता है NJAC को, और फिर वहाँ से ये जाएगा हमारे सीधे प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें दो चीज़ें बनाने की जरूरत है। पहले एक सेक्रेटेरिएट जो पूरा रिकॉर्ड रखेगा, इनका ट्रैक रिकॉर्ड रिसर्च करेगा उनके बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से, फिर ये मेंबर, ये इनके नाम जाएंगे NJAC को। अभी तो क्या है कि कॉलेजियम जो मन करता है वो नाम पिक कर लेता है और अपॉइंट कर देता है। देयर शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव कैंडिडेट डेटाबेस एज वेल। It is necessary to be aware of vacancies in advance in order to facilitate quick judicial appointment, ताकि नंबर ऑफ वैकेंसीज ना बढ़े। ओके, फाइनली कंक्लूजन की बात करें तो गवर्नमेंट एंड जुडिशरी मस्ट रिजॉल्व द डिफरेंस एमिकेबली एंड अराइव एट ए सिस्टम दैट इज बेस्ट फिट बिटवीन द टू, NJAC एंड द कॉलेजियम सिस्टम। इन दोनों के बीच में जो सिस्टम बेस्ट फिट हो सकता है हमें उसे अपनाना चाहिए। Second is the system of judicial appointment should be improved expeditiously. Judicial vacancy is one of the major reasons for judicial pendency, and all organs of the state should cooperate with each other with the right citizen-centric spirit to ensure smooth functioning. So, till a new system is established, government should adhere to the recommendations of collegium and make appointments in the prompt manner. Delay in appointment and needless friction should be avoided. क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा भी था कि गवर्नमेंट हमारे भेजे हुए नाम पे कोई डिसीजन नहीं लेती है, ना तो वो हमें रिटर्न कर रही है और ना ही वो उनको अपॉइंट कर रही है। तो इससे जुडिशियल वैकेंसीज और बढ़ती जाती हैं, डिले होता जाता है, और इस वजह से पाइल अप होते जाते हैं हमारे पेंडिंग केसेस। ओके, so that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.